ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो भी प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को एक बार फिर से हम लोग गो थ्रू करेंगे। फिर से एक बार देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा इतना दिन तक। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्या हम लोग को सबसे पहले पढ़ना था? इलेक्ट्रिक। चलो हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग उसको बोलेंगे कि ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके चलते कोई भी चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते क्या होता है, कोई भी चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? हाँ सर। हाँ, ठीक है, इसको हम लोग अगर लिखे क्या, तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय विच अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस, ठीक है, बाय विच पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रो एंड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसका? पार्टिकल का। ठीक है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसका? पार्टिकल का, जिसके चलते क्या होता है, वो जो पार्टिकल है वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं उसको। ठीक है, ओके, चल। तो चार्ज हम लोग क्या पढ़े थे कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी किसका? पार्टिकल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसके चलते क्या होता है, जिसके चलते हम लोग को वो जो पार्टिकल है वो क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने मैंने क्या बताया कि चार्ज जो है एक प्रॉपर्टी है बाय विच अ पार्टिकल, ठीक है, जिसके चलते एक पार्टिकल जो है एक्सपीरियंस करता है क्या? फोर्स। क्या फोर्स? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों? क्योंकि वो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रहेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी रहेगा। दोनों फोर्स एग्जर्ट करेगा वो। ठीक है, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, दोनों फोर्स ये पार्टिकल क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने देखा था कि चार्ज कितने तरीके के होते हैं चार्ज। तो चार्ज हम लोग बेसिकली दो तरीके का होता है, लेकिन एक और चार्ज होता है जो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पहला होगा क्या? पहला होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पहला होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और थर्ड वाला हो गया हम लोग का न्यूट्रल। ठीक है, पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड हो गया नेगेटिव चार्ज, एंड देन थर्ड वन इज न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा, देखो पॉजिटिव चार्ज क्या था, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या है हम लोग का? प्रोटॉन है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या है हम लोग का? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। और न्यूट्रल चार्ज तो न्यूट्रॉन जानते ही हो। ठीक है, ये नॉर्मल, इसमें क्या होगा? एक्चुअली हम लोगों ने पढ़ा था क्या, न्यूट्रल क्या होता है? न्यूट्रल बताओ, यक्षिता बताओगी। न्यूट्रल को हम लोगों ने क्या बताया था कि न्यूट्रल क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है, क्या चार्ज होता है वो? सर न्यूट्रल हम लोग पहले पढ़ते थे कि वो जीरो चार्ज होता है, मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जनरल में न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। वेरी गुड। सो हियर वी विल राइट दैट नो चार्ज। ठीक है, नो चार्ज। और जानने के लिए हम लोग जानेंगे क्या कि नो चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज द नंबर ऑफ ठीक है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन अ पार्टिकल और बॉडी is equal to the number of नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक बॉडी में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी होगा उसमें। इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, ये दोनों ही चार्ज सेम होते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं उसको नो चार्ज, मतलब उसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। एक्चुअली वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में रहता है, मतलब
मतलब नॉर्मल कंडीशन में रहता है, मतलब जिसमें कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों ही सेम होते हैं, इसलिए उसको नो चार्ज बोल सकते हैं, न्यूट्रल को। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, उसमें कोई टाइप का चार्ज का बिहेवियर नहीं है, क्योंकि वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, क्योंकि दोनों का ही उसमें सेम सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस है, तो इसीलिए उसको न्यूट्रल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ तक हो गया सबका? अच्छा, अब हम लोगों ने देखा था कि कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ तक सब कोई लिख लिए हो तो इसको मिटा दो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसको क्या करो, इसको मिटा दो, मतलब लिख लो कॉपी में। ठीक है, नोट कर लो इसको। ठीक है, मैं इसको ये कर रहा हूँ, सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था। पहला तो क्या हो गया, पहला हो जाएगा हम लोग का क्या, कि जो हम लोग बेसिकली जानते हैं, जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कि लाइक चार्जेस क्या होगा, बताओ, लाइक चार्जेस क्या होगा? charges repel each other and unlike attract each other. Okay, so like charges repel each other and unlike charges attract each other. ठीक है, तो like charges क्या हो गया, repel each other and unlike charges attract each other, तो ये हम लोग को पता है। तो देखो, ये वाला चीज हो गया हम लोग का सेकेंड, ये हो गया सेकेंड, मतलब अगर सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों हो गया हम लोग का क्या, अनलाइक चार्जेस। सेम चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया सेम चार्ज, और इसको या फिर सेम बोलते हैं या फिर लाइक चार्जेस बोलते हैं, सेम या फिर लाइक चार्जेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अनलाइक चार्जेस, ठीक है, इसको बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या था, कि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है ना, वो प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, वो कहाँ होता है, बीच में होता है। ठीक है, एटम के बीच में होगा। ठीक है, क्रॉस साइन बन गया। ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव क्या होता है, बीच में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर होता है। कहाँ होता है, बाहर। इसीलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजी फ्रीली अवेलेबल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, सो वी कैन राइट द सेकेंड पॉइंट एज इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल इन नेचर, मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव, ठीक है, फ्रीली। इट कैन, इसको हम लोग लिख सकते हैं इन अदर वर्ड, इट कैन मूव फ्रीली। ठीक है, इट कैन मूव फ्रीली। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली इन नेचर। ठीक है, सो क्या होता है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो हम लोग का क्या होता है, एकदम बीच में रहता है, प्रेजेंट। ठीक है, बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है नहीं मूव कर पाता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो माने उसका जो बॉन्डिंग होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हाईली बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। तो तुम जब कभी भी किसी भी एटम में, ठीक है, किसी भी एटम में एनर्जी दोगे, ठीक है, एनर्जी दोगे, तो क्या होता है, ये जो है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में होगा जो इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा, इजीली निकल जाएगा। जैसा केस में तुम लोग जानते हो कि NaCl का केस तुम लोग जानते हो। इसमें Na क्या होता है, Na सोडियम के पास क्या होता है, बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताओ, 11। तो अगर हम लोग K प्रोसेस में लिखे तो क्या होता है, 2 8 1, यही होता है ना विनी, यही होता है ना, पढ़े होगे ओन कॉन्सेप्ट में, पढ़े हो ना सबको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है ना तुम लोग अभी, तो 2 8 1, ठीक है, क्या होगा देखो। अच्छा, और क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, बताओ 287 कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है,
17, इसका एटॉमिक नंबर 17 और इसका होता है 11, ठीक है। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, 8 और 7। तो देखो इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है, और इसको चाहिए ये अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऑक्टेट में क्या होना चाहिए, या तो पहला अगर शेल है तो उसमें क्या होना चाहिए 2, उसके बाद 8, फिर 8, इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें एक है तो ये एक इजीली रिलीज कर सकता है। तो ये जब रिलीज करेगा, ये क्या रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्रोटॉन नहीं रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में होता है, इस तरीके से। यहाँ पे प्रोटॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, और इसमें हो गया तुम्हारा यहाँ पे 1। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, इसको, ये बाहर घूमते रहता है, ये क्या करेगा, इसको रिलीज कर देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर दिया। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन के पास इसको इजी पड़ेगा क्या, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना इजी पड़ेगा, इसको देना इजी पड़ेगा, इसको लेना इजी पड़ेगा। या तो ये ले सकता है 7 इलेक्ट्रॉन और या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो दोनों ही प्रोसेस बहुत हेक्टिक प्रोसेस है। मतलब हेक्टिक मतलब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा उसको। इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी ज्यादा लगेगा और इसको 7 इलेक्ट्रॉन देने में एनर्जी ज्यादा लगेगा। इससे अच्छा क्या करे, कम एनर्जी में जो काम हो जाए वही अच्छा है। तो कम एनर्जी में क्या काम हो सकता है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर दे और ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये देगा और ये ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कोई भी नेचर में अगर कोई भी चीज जो है, अगर मैं भी कुछ अगर देता हूं किसी को ना, तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, ठीक है, मैं पॉजिटिव बाय नेचर हो जाऊंगा। और जो कोई लेगा तो वो नेगेटिव बाय नेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो सोडियम हो जाएगा ये होता है प्लस में और ये हो जाता है नेगेटिव में। इसीलिए जब इसको हम लोग लिखते हैं तो Na+ और Cl-। ये प्लस माइनस क्या है, ये चार्जेस है, ठीक है, ये चार्जेस हैं, ठीक है। जब तुम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन करते हो वहां पे भी देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है ना, तो वहां पे तो होगा ही, HCl का कॉम्बिनेशन लोगे तो क्या हो जाएगा, ये H- ये हो जाएगा, ठीक है। NaCl का कॉम्बिनेशन होगा, 2 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ये सारे क्या है, ये चार्जेस ही हैं, ठीक है, ये सारे क्या है, चार्जेस है। समझ में आया ये वाला, क्लियर है यहाँ तक सबको। सेकेंड वाला भी हो गया हम लोग का, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग को मूव करना है। अब नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हम लोग का, कि अच्छा, चार्ज ट्रांसफर इज एसोसिएटेड विद मास ट्रांसफर, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है, इज एसोसिएटेड विद मास ट्रांसफर, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। तो चार्ज जो है हम लोग का क्या होगा, वो एसोसिएट होता है मास ट्रांसफर से, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। मैंने लिखाया था सारा पॉइंट कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक पॉइंट बनाया था ना हम लोगों ने, कराया था चार्ज और मास में क्या होता है, डिफरेंस होता है बहुत सारा, ठीक है। मास में अगर मास क्या होता है, मास होता है हम लोग का क्या, अट्रैक्टिव, और चार्ज होता है हम लोग का क्या, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों। अट्रैक्टिव। एंड ये चार्ज क्या हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों नेचर में हो सकता है। मास क्या हो सकता है, सिर्फ अट्रैक्टिव, ठीक है, मास सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है। चार्ज के पास कोई वेलोसिटी नहीं होता है, चार्ज के पास कोई वेलोसिटी नहीं होती, लेकिन मास के पास हम लोगों के पास वेलोसिटी था, याद है, एक हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास वेलोसिटी होता है, इसके पास वेलोसिटी नहीं होता है, ठीक है। चार्ज ट्रांसफर इज एसोसिएटेड विद मास ट्रांसफर, मास ट्रांसफर जहां होगा वहां पे चार्ज ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन ले लो या प्रोटॉन ले लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मास है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मास है, बट चार्ज दोनों का सेम ही है, खाली एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ठीक है। चार्ज दोनों के पास सेम ही है, 1.6 × 10⁻⁹ सेम चार्ज है उसके पास, ठीक है। बट मास दोनों का डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए चार्ज ट्रांसफर इज एसोसिएटेड विद मास ट्रांसफर, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, इसके ये ले लिया, उसके बाद हम लोगों ने देखा था फोर्थ पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि चार्ज ऑफ एन isolated system is always conserved. Charge of an isolated system is always conserved, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा था कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, कोई भी एक अलग, एक कहीं पे भी अलग जगह पे कोई भी सिस्टम है, ठीक है। कोई भी एक सिस्टम है, सपोज
ये दोनों अलग अलग है, ए बी एक अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो कहीं पे भी सोचो एक ये भी ए बी एक अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो इन दोनों के पास क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा, ठीक है, नेट चार्ज जो होगा इन दोनों का, ठीक है, नेट चार्ज, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मतलब इन दोनों का अगर समेशन तुम करोगे, ये सारे का जो भी नेट चार्ज निकालोगे, ये कब हमेशा क्या होगा, ये हमेशा कंजर्व्ड होगा, ठीक है, हमेशा कंजर्व्ड होगा। जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर पढ़े होगे 11th में, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी हम लोग वहां पे देखे थे कि क्या होता है, कोई भी सिस्टम का जो कोई भी सिस्टम होता है उसका क्या होता है, एनर्जी जो होता है एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन कभी वो डिस्ट्रॉय या फिर क्रिएट नहीं कर सकते। तो दैट इज ओनली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एफनेट, वो जो एफनेट वहां पे अगर फोर्स वहां पे देखते थे, तो फोर्स या फिर वर्क डन देखते थे, जो भी देखते थे वहां पे क्या होता था, कंजर्व्ड होता था। सो लास्ट पॉइंट, वी हैव द लास्ट पॉइंट एज क्या था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सपोज एक कोई सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, ठीक है, कोई एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम से क्या होता है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होगा, ठीक है, ये यहाँ से किसी एक सिस्टम में जाएगा, सपोज बी सिस्टम में गया, ठीक है, कोई भी बी बॉडी में या बी पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो जाने में जो ये इलेक्ट्रॉन जितना वर्क डन करेगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन जितना वर्क डन करेगा, ठीक है, वो वर्क डन क्या होगा, दैट जितना एनर्जी इसको चाहिए, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसके लिए कुछ एक एनर्जी चाहिए यहाँ तक जाने के लिए, इसमें कुछ एनर्जी दोगे। इसमें कौन म्यूट में नहीं है, ओके चलो देखो, ये एक सिस्टम है, इसमें क्या होगा, एक अलग से हम लोग को एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी जब हम लोग इसको देंगे, तो ये एनर्जी देंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो जितना एनर्जी इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, वही इसका क्या होगा, वर्क फंक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, ठीक है। कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हम लोग को, ठीक है, किसी एक पार्टिकल से या फिर किसी एक सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्क फंक्शन। सो वी कैन राइट इट एज द इट इज सच अ प्रॉपर्टी, ठीक है, which decides, ठीक है, it is such a property which decides how much energy is needed to take out an electron, ठीक है, how much energy is needed to take out an electron, कितना एनर्जी लगेगा एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसी को बोलेंगे क्या, वर्क फंक्शन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सबको, इसका मैंने डेफिनेशन भी लिखाया था हम लोग क्लास में इसका, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फाई से, फाई, ठीक है, वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया सबको, ये था मतलब अभी तक फिलहाल इसका हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय व्हिच अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये था हम लोग का पहला चार्ज के बारे में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 3 तरीके के चार्ज होते हैं। पहला क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और थर्ड जो होता है नो चार्ज, मतलब न्यूट्रल चार्ज। तो न्यूट्रल मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बी सेम, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लाइक चार्जेस, प्रॉपर्टीज में क्या देखा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हो गया। सेकंड हम लोगों ने देखा था क्या क्या देखा था हम लोगों ने, सेकंड वाला पॉइंट क्या था, बोलो। सेकंड वाला पॉइंट हम लोगों ने क्या लिखाया था कि चार्जेस जो होता है हमेशा क्या होता है, मोबाइल इन नेचर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा मोबाइल इन नेचर होता है, मूव करते रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इजीली मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जल्दी मूव नहीं करता है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली अवेलेबल इन नेचर होता है, ठीक है, फ्रीली वो मूव करते रहता है। तो इसलिए थोड़ा एनर्जी भी दोगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले रिलीज होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी सारा हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देखा, 5 टोटल प्रॉपर्टीज देखे हम लोगों ने इस तरीके से, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, ठीक है, इतना सारा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग मूव करेंगे इसके बारे में थोड़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या 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 हम लोग का उसका यूनिट होता है, क्या क्या होता है, सारा चीज देखते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है।
अच्छा चलो अब देखो चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। या तो कहीं कहीं कैपिटल क्यू से डिनोट किया जाता है या कहीं कहीं स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से, इन दोनों में से कोई क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं किसको? चार्ज को। ठीक है, अच्छा अब देखो चार्ज हम लोग का क्या होता है? चार्ज का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? देखो I इज इक्वल टू होता है हम लोग के पास Q बाई टी। ठीक है, कितना चार्ज, ठीक है, पर टाइम फ्लो करता है, दैट विल गिव यू द करंट। दिस I इज व्हाट? दिस इज करंट, दिस इज करंट। ये हम लोग का क्या है? करंट है। ठीक है, Q हो गया चार्ज, T हो गया टाइम। ठीक है, ये हो गया चार्ज और ये हो गया टाइम। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ना Q इज इक्वल टू, ठीक है, I इंटू टी। किसी को दिक्कत? इसको हम लोग लिख सकते हैं ना Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यहां तक किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? नहीं सर। ठीक है ना? ठीक है, नहीं सर। एक मिनट। ओके, सो I इज इक्वल टू Q इंटू टी। I का जो होता है, I का हम लोग का जो क्या नाम है, यूनिट होता है, ठीक है, वो हम लोग जानते हैं एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, और टाइम का होता है टी। टाइम का होता है टी। तो देखो यही हो गया हम लोग का क्या? A इंटू टी हो गया मेरा इसका डायमेंशन। क्या हो गया इसका? डायमेंशन। तो हम लोग जल्दी से लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ चार्ज। क्या हो जाएगा? कहीं पे देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा? 80। डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80। ठीक है, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 80। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा कूलम। यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ये हो गया यूनिट। यूनिट और डायमेंशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यूनिट और डायमेंशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यूनिट क्या हो गया हम लोग का? कूलम। और डायमेंशन हो गया हम लोग का A इंटू टी। A इंटू टी कहां से आता है? यहां से। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज और यहाँ पे हम लोग मास लिखेंगे। ठीक है, चार्ज और मास में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो पहला पॉइंट तो होगा चार्ज में क्या, कि इट कैन बी Repulsive as well as attractive. कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है, और कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, ये कोई भी एक चीज हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन मास जो होता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मास क्या होता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट सेकंड हम लोगों ने देखा था कि चार्ज जो है ठीक है, हाँ, इट डजंट डिपेंड्स स्पीड। ठीक है, चार्ज जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ठीक है, मास जो है डिपेंड करता है हम लोग का स्पीड के ऊपर। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो क्या है? m इज इक्वल टू होता है m नॉट रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ठीक है, ये है इक्वेशन। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो मास है, ये मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो ये वेलोसिटी है और ये क्या हो गया मेरा? ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट चार्ज हम लोग का डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वो जो ये m नॉट है, ये क्या है? ये मास, ये मास ऑफ
एक्चुअली ये रेस्ट मास है। क्या है ये? रेस्ट मास है, ठीक है। m जो है क्या होता है, m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर क्या है? एक नॉर्मल किसी चीज का स्पीड होगा, ठीक है, मास का स्पीड होगा, ठीक है। ये क्या होगा? मास का स्पीड होगा। और c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्पीड नहीं, या वेलोसिटी बोलते उसको, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? m इज इक्वल टू m नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो देखो मास यहाँ पे क्या होता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेलोसिटी के ऊपर। लेकिन चार्ज जो है डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करो, डिपेंड्स अपॉन स्पीड मत करो, इसको वेलोसिटी कर दो, सबसे अच्छा रहेगा। वेलोसिटी इन दोनों, ठीक है। हो गया, हो गया ये वाला। अच्छा, अब जो एक चीज है दोनों में कॉमन है, क्या है कि ये भी इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये भी इट ऑल्सो फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। ये भी, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही क्या करते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या हो गया? दैट इज 1 बाई आर स्क्वायर। 1 बाई आर स्क्वायर कैसे? चार्ज में पढ़ोगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का होता है फॉर्मूला F इक्वल टू के, पढ़े भी होगे टेंथ में, हाँ टेंथ में ही तो पढ़े होगे, टेंथ में पढ़े होगे कूलम्स लॉ, ठीक है। क्या होता है? F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये सारे क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। तो क्या हो गया? F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया? इनवर्स लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे ये भी, ये कैसे इनवर्स लॉ को फॉलो करता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का वहां पे ग्रेविटेशन पढ़े थे ना, तो वहां पे जी इज इक्वल टू क्या था? क्या था? फोर्स। वहां पे जी नहीं, सॉरी, फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जी, ठीक है। Gm1m2 by r square। जी m1m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे भी देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, 1 बाई आर स्क्वायर। ये भी क्या हो गया? एफ जी जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देखो ये जो 1 बाई आर स्क्वायर है, यही तो है इनवर्स लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही फॉलो करता है, स्क्वायर लॉ को, स्क्वायर लॉ को, खाली फॉर्मूला थोड़ा डिपेंड होता है। यहाँ पे चार्ज रहता है और यहाँ पे मास रहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो अब नेक्स्ट, इसको इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसका ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चलो अब नेक्स्ट जो पॉइंट था, लास्ट पॉइंट, वो तुम लोग को खुद पता है कि इट इज ऑलवेज, सॉरी, इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ठीक है, और रिपल्सिव इन नेचर। इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, बट जो मेरा मास है वो क्या होता है? हमेशा इट इज ऑलवेज Attractive। अट्रैक्टिव। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये हमेशा क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा इन नेचर, ठीक है। हो गया ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रख सकते हो। देखो ये सब सारे चीजें जो है, ठीक है, पूछ सकता है एक एक पॉइंट बना के कि मास कैसे डिपेंड कर सकता है, तो तुमको याद होना चाहिए। बुक में बहुत जगह पे नहीं लिखा हुआ है ये पार्टिकुलर, ये सब सारे ये डिफरेंस, इसमें ये वाला पॉइंट ज्यादातर मेंशन नहीं किया हो रहा था, तो ये पॉइंट भी तुमको याद होना चाहिए कि कैसे डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन होना चाहिए यार, ठीक है, ये इक्वेशन ध्यान में रखो। इसीलिए मैंने ये चीज एक्स्ट्रा बताया, ठीक है, कि ये जो फॉर्मूला होता है ये आगे जाके पढ़ना पड़ता है बहुत जगह पे, तो ये चीज हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ये सारा पॉइंट मैंने लिखाया है इससे पहले, ठीक है, तो वहां से तुम लोग थोड़ा सा देख सकते हो अगर होता तो। अच्छा, अब चार्ज जो है वो हम लोग लिखते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है।
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज जो है नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इट ऑल्सो फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, इट ऑल्सो फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बताया इसका। तो एक सिस्टम है सपोज, तो अगर इसमें जितना टोटल नेट चार्ज जो रहेगा, ठीक है, नेट चार्ज जो रहेगा उसमें वो सारा क्या होगा, नेट चार्ज दैट शुड बी इक्वल टू 0। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम लोग, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज या नेट चार्ज जो भी बोलो, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, मतलब अगर सपोज यहाँ पे एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, इसमें सपोज Q1 Q2 Q3 है, और इसमें चार्जेस क्या है, Q1 डैश Q2 डैश Q3 डैश, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारा। तो दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस रूल, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 should be equal to Q1 dash Q2 dash Q3 dash। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट आएगा हम लोग का क्वांटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आएगा हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सारे एक्चुअली एक टाइप का प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ही हैं, ठीक है। तो ये फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है छोटा सा, 1 नंबर का या 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आ सकता है छोटा सा, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखो, जैसे कि सपोज ये एक्चुअली क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज। चार्ज जो होता है हमेशा, सपोज कोई एक बॉडी है, सपोज एक कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को नाम दे दो ए बॉडी सपोज। तो इसमें अगर तुम चार्ज दोगे, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इसमें अगर तुमको चार्ज देना है, सपोज चार्ज तुमको देना है, कैसे दोगे, पहले सपोज 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया हम लोगों ने चार्जेस को, ठीक है, उसी तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इस तरीके से क्या होता है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इसको, ठीक है। इस बॉडी को क्या कर सकते हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, n उसी तरीके से डॉट 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 करते करते n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। तो यही होता है, इसी को हम लोग लिखते हैं Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne, ठीक है। और Ne यहाँ पे क्या हो सकता है, इंटीग्रल बोला, इंटीग्रल मतलब क्या, यही जो n है ये क्या है, इंटीग्रल। ये इंटीग्रल मतलब क्या हो गया, ये या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n तक हो सकता है, ठीक है। तो इंटीजर है, इंटीजर कैन बी नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, दोनों हो सकता है। तो इसलिए ये या तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन दो या -1 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया या -2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मल्टीपल में रहेगा, क्या रहेगा, मल्टीपल में। इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को क्या लिखते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? इसको अगर डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट स्टेट्स that charge on a body is an integral multiple of a charge on an electron, ठीक है। किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यही होता है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी बाय विच, ठीक है, वी कैन से दैट the charge will be an integral multiple of electron, will be an integral multiple of electron, ठीक है। ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहां तक में किसी को दिक्कत है बताओ, बोलो, अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन बनाओगे जल्दी से अभी तुम लोग, ठीक है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो एवरीवन, सब रेडी हो ना, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है।
सब कोई क्वेश्चन बनाओगे और मेरे को जल्दी से आंसर बताओगे सब कोई। क्या है, हाउ मेनी, पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाउ मेनी मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, आर प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रल, 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रल, ठीक है, 2 मोल्स ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस, 2 moles of neutral हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्या हो गया H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। सो क्विकली चलो क्वेश्चन बनाओ जल्दी से क्विकली। देखो यहाँ पे तुमको निकालना क्या है, क्या निकालना है, मेगा कूलम ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कितना चार्ज निकालना है तुमको, ठीक है, मतलब चार्ज निकालना है तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अभी जो पढ़े हम लोग, Q इज इक्वल टू Ne, यही फॉर्मूला लगाना है, प्लस माइनस Ne, यही फॉर्मूला लगा के बनाना है, ठीक है। तो देखो Q तुमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन का तुमको चार्ज पता है, ठीक है, बट तुमको N नहीं पता है, ये N नहीं पता है तुमको, तो N निकालना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। तो N कैसे निकालेंगे वो देखना है हम लोग को। इसका आंसर है 0.358 मेगा कूलम, ठीक है, इसका आंसर है 0.358 मेगा कूलम। आया किसी का आंसर? हाँ सर, मेरा 0.35। ठीक है, चलो इसको देखते हैं कैसे बनाना है। मेरा आया 0.38। 0.38, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, उतना सकता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, N निकालना है ना। तो N निकालने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि इसमें कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे हम लोग इसमें, तो कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ, पहले हम लोग मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 2 नंबर, क्योंकि इसका 2 है, हाइड्रोजन का कितना है 2 होता है, ये देखो 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू क्या, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 0.623 इंटू 10 टू द पावर माइनस, बोलो 20, बताओ 23, 23। ठीक है, ये होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर -23 होता है। सॉरी माइनस, बहुत ज्यादा चीज है हम लोग का, माइनस में होता है इसलिए गलती से लिख, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये हो गया क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसका, H2 का, H2 गैस का, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 12 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, कितना हो जाएगा 12.640 इतना कुछ हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना, क्लियर है ना। अच्छा अब देखो, अब हर एक H2 गैस में या मॉलिक्यूल में क्या होगा, H2 गैस में मॉलिक्यूल में क्या होगा, 2 हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2 प्रोटॉन होंगे। क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 2 प्रोटॉन भी होगा, क्योंकि हम लोग का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन होगा 2 प्रोटॉन होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अब हम लोग N निकालेंगे, क्या निकालेंगे N, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे N, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग N कैसे निकाल सकते हैं, बताओ। N हम लोग निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ये दोनों में से क्या निकाल रहे हैं हम लोग N,
मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो निकाल रहे हैं हम लोग, n। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग, बताओ जल्दी से, जो बनाए हो बताओ। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है, इन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ 2 into 6.023 into 10 to the power 23। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है, इन क्या S2 मॉलिक्यूल, ठीक है, S2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मोल, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्लैश प्रोटॉन, ठीक है, इन S2 मॉलिक्यूल ऑफ 2 मोल्स, ठीक है, 2 मोल्स में कितना होगा, तो दैट विल बी n इक्वल टू हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 इंटू ये जो नंबर आया, क्या ये है तुम्हारा क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 इंटू 12.046 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा ना, n इक्वल टू हो जाएगा 24 पॉइंट, ठीक है, फिर से इसको देखो कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, ये एक काम करो, ये 6 को हटा दो, एक पार्ट को हटा दो, इतना ही रखते हैं 80, उतना जरूरत नहीं है, इंटू 10 टू द पावर 23। n इज इक्वल टू क्या हो गया 24.08 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो गया n हो गया नंबर, आ गया मेरे पास नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हम लोगों ने दिया इसको, ठीक है, आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आराम से निकाल सकते हैं q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ne, सो n क्या आ गया, n आ गया ये 24 इंटू 08 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है आंसर, इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आंसर, देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा भाई 0.358 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा, ठीक है। देखो 23 है यहाँ पे, -9 करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, बताओ बोलो, 5 हो जाएगा ना, वहां पे 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ से इसको करोगे तो यहाँ से तुम्हारा और 2 आएगा, इसलिए ये टोटल आएगा 0.358 इंटू 10 टू द पावर 6 आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो, इस पार्ट को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.358 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये 10 टू द पावर 6 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेगा कूलम, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखेंगे 0.358 मेगा कूलम। यही है तुम्हारा Q। आ गया आंसर, किसी को दिक्कत है तो पूछो। अब चलते हैं आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। तो अब हम लोग अब नया जो स्टार्ट होगा वो है कूलम्स लॉ, ठीक है। तो देखो कूलम्स लॉ में क्या क्या होता है, कूलम कौन था, किसी को पता है कूलम कौन था? सर एक साइंटिस्ट था, क्या करता था? पता नहीं, चार्ज लेके खेलते थे, ठीक है। चलो कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स लॉ ने एक्सपेरिमेंट किया, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, जो भी कोई साइंटिस्ट होता था ना, तो वो कुछ भी इन्वेंट करता था तो उसका या तो यूनिट अपने नाम पे रख देता था या पूरा लॉ ही बना देता था, अपने नाम पे एक लॉ बना देता, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे लॉ पढ़े हो, न्यूटन्स लॉ पढ़ के आए हो, ठीक है, स्टीफेंस लॉ पढ़ के आए हो, स्टोक्स लॉ पढ़ के आए हो, फैराडेज लॉ पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लॉ हैं, जो भी साइंटिस्ट अपना एक लॉ बनाता था, ठीक है, मतलब कुछ भी इन्वेंट करता था, कुछ भी डिस्कवर करता था, अपने नाम पे एक लॉ निकाल देता था नया, ठीक है। तो अब क्या होता था, हम लोग के पास इतने सारे लॉ हो गए, अब सारे पढ़ना हम लोग को पड़ रहा है, ठीक है, सारे लॉ को हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलो पढ़ो। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है कि कूलम्स ने जो है एक्सपेरिमेंट किया, कूलम्स ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उसने एक्सपेरिमेंट करके कुछ रिजल्ट निकाले, ठीक है। उसने क्या निकाला कि सबसे पहले तो ये जो लॉ है ये किसके ऊपर ये मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉ हम लोग किसके ऊपर यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहला चीज है ये कि ये लॉ हम लोग हमेशा जो है पॉइंट चार्ज के ऊपर यूज करेंगे। किसके ऊपर यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज,
इतना दिन से जो मैं बता रहा था पॉइंट चार्ज क्या होता है, तो हम लोग इसको किसके ऊपर डिपेंड, किसके ऊपर यूज करेंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज के। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज के ऊपर ही ये लॉ वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दूं इसको, वैलिड ऑन पॉइंट चार्ज ओनली। ठीक है, पॉइंट चार्ज के ऊपर ही वैलिड है। पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया वेरी स्मॉल चार्ज। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चार्ज, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज। ठीक है, बहुत ही छोटा चार्ज। ठीक है, बहुत ही छोटा चार्ज। ठीक है, तो छोटे चार्ज के लिए एक्चुअली ये कूलम्स लॉ वैलिड है। ठीक है, बड़े से चार्ज के लिए नहीं। जैसे कि अगर सपोज एक रॉड के लिए जैसे हम लोग निकाल रहे थे या वायर के लिए निकाल रहे थे तो क्या होता है, तो वहां पे उसके लिए नहीं है वैलिड। उसके लिए क्या होगा, हम लोग को पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा। मानने के बाद क्या करेंगे, पूरे के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके निकलेगा उसका। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते थे ये, इसलिए हम लोग क्या पढ़े थे, इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज। उसके बाद क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बोलो, लीनियर चार्ज। उसके बाद बताओ जल्दी बताओ। तो ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। ठीक है, इसलिए हम लोग को अगर कोई भी बॉडी के लिए निकालना होता है तो हम लोग उसके लिए ही हम लोगों ने माने उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पहले हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो अगर कोई भी लीनियर ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, उसके लिए। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी एक बॉडी है जिसका एरिया होगा, ठीक है, उसके लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और वॉल्यूम चार्ज हो जाएगा जिससे स्फेयर। ठीक है, स्फेयर हो गया क्या, एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, तो उसके वॉल्यूम के लिए होगा। ठीक है, वो वॉल्यूम के लिए डिपेंडेंट होगा, तो इसलिए तब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो पहले तो कूलम्स लॉ ने क्या किया, सबसे पहला चीज कि ये जो है पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है ओनली। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो दैट कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इसने बोला कि ये एक्चुअली क्या है, ये एक फोर्स है। कूलम्स लॉ के कूलम्स लॉ से हम लोग को क्या मिलता है, एक फोर्स मिलता है। ठीक है, ये फोर्स का वैल्यू मिलता है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को फोर्स का वैल्यू मिलता है। तो वो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ये फोर्स किसी की कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जो कि इसने कैलकुलेट किया था। ठीक है, इन्होंने कैलकुलेट किया था कि कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये फोर्स डिपेंड करेगा और उससे हम लोग को फोर्स का वैल्यू मिलेगा। तो कैसे डिपेंड करेगा, सबसे पहला जो बोला इसने कि फोर्स जो है, ठीक है, फोर्स जो होगा मेरा वो क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द चार्जेस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू चार्जेस। ये एक्चुअली किसके लिए वैलिड है, ये दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालता है। ठीक है, ये नहीं जो चार चार्जेस के बीच है, चार चार्जेस के लिए हम लोग अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे, वो अलग चीज हो गया। लेकिन जब हम लोग कूलम्स लॉ हम लोग अगर डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ दो चार्जेस के बीच का, सपोज एक चार्ज यहाँ पे सपोज मान लिया हम लोगों ने प्लस क्यू, और एक चार्ज मान लिया यहाँ पे दूसरा चार्ज प्लस क्यू। सब ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है। दोनों ही चार्जेस क्या है, पॉजिटिव इन नेचर है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। ये दोनों को कुछ सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ से ये प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया आर। ठीक है, तो तब पहला जो पॉइंट कूलम्स लॉ से डिफाइन होता है वो है कि जो पहला फैक्टर है वो है फोर्स, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के। इसको हम लोग मान लेते हैं Q1 और इसको मान लेते हैं Q2, क्योंकि दोनों सेम रहेगा तो फिर दिक्कत होगा यहाँ समझाने में। तो ये पहला वाला मान लिया हम लोगों ने Q1 और दूसरा वाला मान लिया Q2। ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q1 Q2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ Q1 Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, फोर्स। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा बोला कि फोर्स है वो इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा। क्या करेगा, फोर्स जो है इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, फोर्स को हम लोग F से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। फोर्स जो है इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा। इनवर्स लॉ क्या है, 1/r²। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, इनवर्स लॉ देख चुके हैं कि फोर्स क्या है, ये इनवर्स लॉ को फॉलो करेगा, मतलब F इज डायरेक्टली इक्वल टू r²। इसको हम लोग मान लिए 2। कंबाइनिंग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंबाइनिंग 1 and 2।
1 और 2 को दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा हम लोग के पास, बताओ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आएगा हम लोग के पास, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये आ गया हम लोग के पास क्या है इसका फोर्स। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। कोई अगर यहाँ पे मॉड भी नहीं लिखता है इसको, ठीक है, अगर लिख भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो अब देखो इसको, देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये अगर हटेगा तो क्या होगा, एक माने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है। तो ये अगर प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट आएगा तो कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू कोई एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट हम लोग मान लिए K, ठीक है, K मान लिए Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया हम लोग के पास फाइनल फॉर्मूला ऑफ अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये हो गया हम लोग का फाइनल फॉर्मूला F इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो K क्या हो गया मेरा, ये K क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बताओ अक्षिता बताओ क्या था K। 9 into 10 to the power 9। नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ओ कप्पा, 4 pi epsilon naught। इसका नाम क्या कप्पा है, बोलते हैं ना इसको, कप्पा। कप्पा ये नहीं है, दूसरा है, इसको क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कूलम्ब्स हाँ, कूलम्ब्स कांस्टेंट। तो क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग, K को बोलते हैं हम लोग कूलम्ब्स कांस्टेंट। सर कप्पा परमिटिविटी वाला है। हाँ ठीक अच्छा, है, K हो गया कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है, K हो गया कूलम्ब्स कांस्टेंट, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, दोनों ही बोल सकते हैं। और ये K का वैल्यू क्या होता है, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आया, कैसे आया, तो हम लोग देखो इससे K इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F इंटू R स्क्वायर बाई Q1 Q2, ये लिख सकते हैं ना, Q1 Q2, ठीक है। तो देखो F के लिए क्या हो जाएगा बताओ, न्यूटन, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma, ठीक है, ma होता है, फोर्स इक्वल टू ma, मास इंटू, बोलो 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 जल्दी बोलो, फोर्स को हम लोग डायरेक्टली न्यूटन लिख सकते हैं ना, यहाँ पे फोर्स को हम लोग डायरेक्टली न्यूटन लिख सकते हैं, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बाई Q1 Q2 ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर होगा ना, देखो यहीं से लिखा है हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, आ गया K का यूनिट, ठीक है, K का यूनिट आ गया, ठीक है, क्लियर है ना सबको यहाँ तक। K का क्या, K का वैल्यू क्या हो गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा ये K का वैल्यू, ये तो हो गया वैल्यू, ठीक है। अच्छा K को हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सॉरी 1 इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। K का वैल्यू ये होता है, तो अगर K का वैल्यू ये हो गया, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन में बैठाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, मिटा दूं यहाँ पे, ये वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, अब ये हो जाएगा F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का फाइनल फोर्स का इक्वेशन, ये हो गया हम लोग का फाइनल फोर्स का इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर। Yes, sir. इसको बोलते हैं, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ किसका, ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ किसका, फ्री स्पेस का, ठीक है, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस। अच्छा तो फ्री स्पेस का मतलब हो गया, फ्री स्पेस को बोलते हैं हम लोग एक्चुअली, फ्री स्पेस का मतलब हो गया एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है, फ्री स्पेस का मतलब हो गया एयर या फिर वैक्यूम।
एयर या वैक्यूम के लिए जो परमिटिविटी होता है, ठीक है, मतलब जो वैल्यू होता है वो हो गया ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखना ये, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है यहां तक सबको, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तक? हाँ सर। चलो सही है। अच्छा अब देखो, अगर तुमको बोला, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, अच्छा अब तुमको बोला कि ये इसका इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसको हम लोग देखो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें कि k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इधर चला जाएगा तो 4 पाई बाई k, किसी को दिक्कत है? ये इधर जाएगा तो नहीं, इसको इधर जाएंगे तो ये k इधर आएगा तो 1/4 पाई इंटू k। देखो किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? नहीं सर। नहीं है ना किसी को दिक्कत? तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 1/4 पाई और k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास इसका वैल्यू क्या आएगा, 6.25 सॉरी 8.25 इंटू 10⁻12, इसका वैल्यू आता है 8.85 इंटू 10⁻12। यूनिट क्या हो जाएगा, ये था क्या, ये था k का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा उल्टा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगा। तो ये हो गया किसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। हो गया एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। क्लियर हो गया सबका, सबको क्लियर है यहाँ तक ना? हाँ सर। वेरी गुड। चलो तो देखो मैं इसे नॉर्मल बता देता हूँ कि 1 कूलम किसको बोलते हैं, ठीक है। तो 1 कूलम अगर हम लोग को 1 कूलम अगर हम लोग को डिफाइन करना हो तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि 1 कूलम इज दस दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, which exerts a force of 9 into 10⁹ on an equal charge placed in vacuum at a distance of 1 meter from it, ठीक है। ये हम लोग किसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलम को। अगर कभी क्वेश्चन में दिया एग्जाम में कि 1 कूलम किसको डिफाइन करेंगे, तो पहले तो तुम मान लो कि तुम्हारा जो है Q1 Q2 को मान लो सेम Q मान लो, ठीक है, और R जो है उसको 1 मान लो, क्या मान लो, Q1 इज इक्वल टू Q2, ठीक है, इज इक्वल टू Q मान लो इसको, ठीक है, और R को मान लो 1 मीटर, ठीक है, तब डिफाइन करो किसको, 1 कूलम को, तब डिफाइन करो 1 कूलम को, ठीक है। तो 1 कूलम को तब अगर डिफाइन करोगे तो क्या लिखोगे कि अ कूलम इज दस दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है, which exerts a force of 9 into 10⁹ न्यूटन on an equal charge placed in vacuum at a distance of 1 meter from it, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम का तुमको जो डेफिनेशन है वो तुमको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर हो गया 1 कूलम। अच्छा तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने का है, तुम्हारा 1 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, 1 नंबर क्वेश्चन सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड दोनों में ही आ सकता है, क्या कि डिफाइन 1 कूलम, डिफाइन 1 कूलम, तो ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पास, ठीक है, 1 नंबर के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बन सकता है, देखो क्या क्या बन सकता है, बोल सकता है यूनिट ऑफ किसका,
यूनिट ऑफ इसका कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट क्या होता है वो हो सकता है, यहाँ से आ सकता है, ये भी एक नंबर का आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और एक ये तो है ही कूलम्स लॉ, इसको डिफाइन करते हैं। कूलम्स लॉ का क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन कूलम्स लॉ, ठीक है, डिफाइन कूलम्स लॉ एंड डिराइव इट्स इक्वेशन, ठीक है, डिराइव इट्स इक्वेशन। तो जो भी प्रोसेस मैंने कराया वो वाला कर देना और कूलम्स लॉ को डिफाइन कर देना, ठीक है। कूलम्स लॉ का डेफिनेशन मैंने लिखाया था क्लास में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, चलो हो गया, ये तो था कूलम्स लॉ। अच्छा, अब देखो एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, एक चीज ये मिटा रहा हूं मैं, एक चीज देखो यहाँ पे जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है कि सपोज ये तो हो गया फ्री स्पेस का, ये तो हो गया क्या, फ्री स्पेस का। अच्छा, अगर सपोज इसको हम लोग किसी मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग दो चार्ज जो है उसको हम लोग किसी मीडियम में अगर उसका फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तब क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है हम लोग के पास 1/4 पाई, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट था, ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये परमिटिविटी इन एयर या फिर फ्री स्पेस था। अच्छा, अब किसी मीडियम में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हो गया ये F, इसको मानो फोर्स इन एयर और इसको मानो फोर्स इन मीडियम, ठीक है, फोर्स इन एयर और इसको मान लिया फोर्स इन मीडियम, ठीक है। तो अब हम लोग अगर FA/FM करें, ठीक है, FA/FM करें तो क्या होगा, देखो 1/4 पाई, ठीक है, तो FA/FM करें तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, ये EM ऊपर चला जाएगा और ये E0 नीचे आ जाएगा। तो FA/FM शुड बी इक्वल टू EM/E0, ठीक है, EM/E0। EM क्या है, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया। ये आएगा मेरा क्या, फोर्स इन एयर बाई फोर्स इन मीडियम का रेशियो। तो अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि derive the equation for the ratio or calculate the ratio of force, Coulomb's law force, ठीक है, Coulomb's law force in air to the medium, ठीक है, force in air to the medium, ठीक है। तो अगर वैसा आया क्वेश्चन तो ये वाला हो गया, ठीक है, इसका तुम इक्वेशन निकाल सकते हो, या फिर बोल सकता है फाइंड द रिलेशन ऑफ फोर्स विद द परमिटिविटी कांस्टेंट, ठीक है, फाइंड द रिलेशन ऑफ फोर्स विद द परमिटिविटी कांस्टेंट। तो डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो मेन होगा ये इसका आंसर इस तरीके से लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? अच्छा, अब देखो यही जो EM/ER आया, एप्सिलॉन नॉट m बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आया, ठीक है, एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये जो वैल्यू आया इसी को हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन r, और r क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, पर नियर रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। या रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या परमिएबिलिटी बोलो, परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर परमिएबिलिटी बोलो इसको, ठीक है। तो ER हो गया, ठीक है, तो ER का वैल्यू क्या हो गया, EM/E0। तो यहां से देखो हम लोग लिख सकते हैं ना, EM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 इंटू ER, EM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 इंटू ER, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। EM क्या हो जाएगा, E0 इंटू ER। अब देखो इस इक्वेशन में बैठा सकते हैं, अगर ये इक्वेशन है इसमें हम लोग बैठा सकते हैं, अगर मीडियम का फोर्स है तो इसमें लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा 1/4 पाई
ई नॉट इंटू ई आर, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया मेरा फोर्स इसमें मीडियम में, ये हो गया फोर्स। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। ठीक है, तो देखो ये जो ई आर है ना, इसी को हम लोग, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, याद रखना एक अच्छा सा पॉइंट, ठीक है। ई आर हैज नो यूनिट, नो यूनिट, ठीक है, ई आर के पास कोई यूनिट नहीं होता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं के से, स्मॉल के से, और जिसको बोलते हैं हम लोग कप्पा, ठीक है, स्मॉल के से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग कप्पा, स्मॉल के। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? फोर्स सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो फोर्स अगर कूलम्ब्स लॉ का क्लियर हो गया तो हम लोग का ये एक पार्ट खत्म हो गया है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, आज यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब होगा हम लोग का, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर तुम लोग को कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है, अदरवाइज ठीक है उसको देख लेंगे, ठीक है। चलो बाय 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 सर। बाय बाय।